अब हम सेकंड मॉड्यूल शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में और बाकी चीज़ें भी हैं। तो मोमेंटम मैंने तुम्हें बता रखा था। तो अब अपन पढ़ते हैं मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे ये कोई रॉक है, ठीक है। तो ये रॉक क्या बना है, छोटे 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 सैंड पार्टिकल या इनसे बना होता है ना। तो ये पॉइंट पार्टिकल्स है बेसिकली, है ना। तो अभी तक अपने जो फिजिक्स पढ़ी थी उसमें क्या एक पॉइंट मूव कर रहा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। हम जो भी लगाते हैं जैसे ब्लॉक ऑफ मास एम है, उसको हम मानते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पर एक ही एम लग रहा है। लेकिन असलियत में क्या होता है, जो एम लग रहा है ना, ये छोटे छोटे इसमें बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उन सब पे M1 M2 M2G ऐसे लग रहा है। और हम जो ये mg शो करते हैं ना, ये हम शो करते हैं सेंटर ऑफ मास से लगते हुए, क्योंकि मैंने जब क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विद अ सिंगल पॉइंट। ओके, तो वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पी सिस्टम वेक्टर इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम। तो यहाँ पे अपन को एक चीज पता है कि यार अगर किसी बॉडी पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि आपको एक बॉडी दी है कोई, ठीक है, जिसका मास है 5 kg, ये जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर, ये 2 टुकड़ों में फट गई, जिनमें से एक टुकड़ा इधर जाने लग गया 3 kg का विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा, जो 2 kg बचे ना, वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे आते ही है मेंस में। तो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर वगैरह सब टेस्ट कर लेते हैं वो। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि यार अगर ये ऑब्जेक्ट जैसे फटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स की वजह से फटा है ना, इस पे बाहर से आके किसी ने धक्का मुक्की की नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसका मोमेंट की पी सिस्टम जो है ना वो कंजर्व्ड रहेगा। क्यों, एफ अगर 0 है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसमें, ये जो फटा है ना बॉम्ब, ये जब भी क्वेश्चन है इसका ये मतलब होता है कि इंटरनल फोर्स की वजह से भूम करके फट गया है वो, ठीक है, बाहर से कोई उसमें कुछ पंगे नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि dp बाई dt इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले का मोमेंटम बराबर बाद का मोमेंटम। पहले का मोमेंटम कितना था, 5 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर होता है, वेक्टर याद रखने, आई कैप इधर जे कैप इधर जैसे, इक्वल टू 2 kg इंटू वी वेक्टर प्लस 3 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ जाएगा, ये हमें जैसे दे रखा है जे कैप के अंदर। ओके, जे कैप दे रखा है ना, देखो दे रखा है, जे कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपन सॉल्व करेंगे तो वी क्या आएगा, वी इक्वल टू 15/2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, यहाँ से माइनस, अब देखो जे कैप का कंपोनेंट भी है यहाँ पे, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप। कैमरा में दिख रहा है ना ये, हाँ। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको जेई मेंस में आ जाते हैं, वी वेक्टर दे रखा होता है, निकालना सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपका बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, क्या कि सेंटर ऑफ मास का मोशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की मोशन में यही है, पी सिस्टम ये होता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे जो आता है मैंने पहले ही करा दिया। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ाने से पहले ही सिखा दी, ठीक है, लेकिन अब पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन इंटू वी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पी सिस्टम क्या है, सेंटर ऑफ, हाँ। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन पे जाके सॉल्व करते हो ना, तो तुम्हें एक रिलेशन ये भी मिल जाता है कि पी सिस्टम जो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ एंटायर पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अब ये यहाँ का कॉपी पेस्ट कर दो इसको। तो यहाँ क्या कहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। क्यों, क्योंकि अगर तुम वो जो पॉइंट मैंने बताया ना m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, वो जो पॉइंट होता है ना, उसमें ये सारी इक्वेशन वैलिड हो जाती हैं। क्या कि पी सिस्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय m1। तो देखो कितना आसान हो गया, मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी से तुम पूरा मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ए सी एम से भी काम हो जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास मल्टीप्लाइड बाय मास इक्वल टू फोर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती नहीं और इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स की चीज़ें जब आप करते हो तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो अभी हम उसमें अभी वैसा नहीं जाना है, बट ये रिलेशन आप ध्यान रख सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर आपके जो बॉडी है उस पर नेट फोर्स अगर 0 है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो आपका सेम स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो अगर जैसे कोई बोले कि एक कोई बॉडी है 5 किलो की, वो जा रही थी और बीच में फट के ऐसे टुकड़े टुकड़े 5-10 टुकड़े हो गए,
फट के, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है, वही बोल देंगे 5 मीटर पर सेकंड ही है, जो पहले थी वही है। क्यों? क्योंकि जो फटा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है, एक्सटर्नली किसी ने धक्का मार के नहीं तोड़ा है उसको। इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एफ जीरो है, तो हम लिख देंगे कि अभी भी उतनी रहेगी। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी प्रोजेक्टाइल को तोड़ देते हैं, कभी यहाँ पे लाके तोड़ देते हैं, कभी ऊपर से उछाल के नीचे आके टूट जाता है, तो वो सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बस ये इक्वेशन अपन को लगानी है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन है ये। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यही होता है कि अगर किसी पार्टिकल या अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो ये जो सम है ना, ये पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो पहले क्या करो, इस तरीके से निकाल लो मोमेंटम, और ये दोनों इक्वल होते हैं तो बाद में ऐसे लिख दो। तो इसका क्वेश्चन मैंने कराया था ना, जो ये पार्टिकल टूटने वाला, उसके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है, आई थिंक उससे तुम्हारा हो जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, याद रखना है कि अगर तुम्हारी जो सिस्टम है उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, या सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, इसका क्या मतलब होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 आफ्टर स्प्लिटिंग का जो सम है, वेक्टर सम, वो सेम रहेगा एज बिफोर। तो ये चीज़ याद करनी है, एग्जाम्पल भी मैंने करा दिया है, याद करनी है ये चीज़, ठीक है, समझ में होनी चाहिए। एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, तुमने जैसे एक मुक्का मारा एक दीवार को पुश करके, ठीक है, तो तुमने एक बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई किया फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, जिसको हम डेल्टा टी कह देते हैं। तो ये होता है तुम्हारा इम्पल्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। यही क्वेश्चन डेराइव हो जाती है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्या होता है पी, ठीक है, जैसे एफ डॉट डी टी क्या होगा, एम डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, ठीक है। और ये इसका तो इंटीग्रेशन करोगे ना, इम्पल्स वो ये है बेसिकली। तो या चलो इंटीग्रेशन छोड़ो, एफ डी टी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ये एम डी वी क्या होता है डी पी, तो ये आ गया ना एफ डी टी इक्वल टू डी पी, डेल्टा की जगह डी की जगह डेल्टा डाल दो, ये होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या बोलेंगे कि जैसे तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने 5 न्यूटन का फोर्स, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया फॉर 10⁻³ सेकेंड्स। इसमें पहले वेलोसिटी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपन ये लगा देंगे फॉर्मूला, इम्पल्स कितना एफ इंटू डेल्टा टी। तो 5 × 10⁻³ करेंगे तो ये कैंसिल, तो 5 बराबर, जिसका इसका मास जैसे 5 kg दे रखा था, 5 kg इंटू डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इक्वल टू एम डेल्टा वी, मास कांस्टेंट मानना है। जेई एडवांस के सिलेबस में वेरिएबल मास है ही नहीं, ठीक है, एटलीस्ट 2 साल पहले तो नहीं था, सिलेबस चेंज नहीं होता जेई का। तो जेई के अंदर वेरिएबल मास के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अगर फिर भी आ जाते तो मैंने एलएलएम में एक्सप्लेन कर रखा है कि आ जाए तो क्या करना है, बट नहीं आएगा। तो डेल्टा भी आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये चीज़ याद रख सकते हो, वैसे डराइव हो जाएगी, इसमें कुछ सोच याद रखने है क्या इसमें। तो इम्पल्स याद रखना है कि करके फोर्स डालते हैं ना एकदम फटाक से, वो होता है इम्पल्स। मुक्का मारो, जैसे तुम्हारा दोस्त ज़्यादा तंग कर रहा है उसको इम्पल्स ऐसे दे दो, ठीक है। तो हमने क्या कि एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने क्या टॉपिक्स कवर कर लिए, मोमेंटम बता दिया क्या होता है, मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बता दिया क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है ये बता दिया, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम कब चेंज होता है क्या होता है सब बता दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास भी मैंने तो थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया था, और इम्पल्स भी अपना कवर हो गया है। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी ना, सेंटर ऑफ मास, ये वो सब ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक कॉलिजन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कॉलिजन सेंटर ऑफ मास का लास्ट टॉपिक रहेगा, थोड़े से उससे क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे। तो इस वीडियो में हमने मेन क्या सीखा भाई, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर तुम्हें कोई सीखनी है ना इस पूरे चैप्टर से, तो 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। पहला सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के, वो डायरेक्टली कोई नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी जैसे आपका ये सब होता है ना, रोटेशन वगैरह में कभी कभी सेंटर मास निकालनी पड़ जाती है, तो वो निकालना पड़ जाता है, इसलिए टफ हो जाता है वो, ठीक है, मतलब उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो वो मैंने बता ही दिया, पूरी वीडियो की थी उस पर मैंने अच्छे से। और इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बहुत बड़ा टूल है जो यूज़ होता है, ठीक है, वो बहुत जगह काम आएगा, जिसको हम देखेंगे कॉलिजन वाले वीडियो में, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। तो वो चीज़ें याद रखनी है। और अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई फोर्स जीरो है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, इसका क्या मतलब है, पी वेक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या P1 वेक्टर इनिशियली इक्वल टू P फाइनल वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनका सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है कॉलिजन्स के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट।
यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वॉन्ट मोर कंटेंट और इफ यू वॉन्ट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।